नमस्कार, सीधा संवाद के विशेष अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश कुमार शीतल और इस वक्त हमारे साथ हैं विशेष लोक अभियोजक उज्ज्वल निकम। सर, स्वागत है आपका दूरदर्शन पे। सर, हेडली अब सरकारी गवाह बन चुका है। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि जो 26/11 का हमला है, ये कानून की नज़र में क्या है? कि 26/11 का आतंकी हमला हमारे देश में पहली बार ऐसा हुआ कि पाकिस्तान से टेरर एक्सपोर्ट किया गया। हालांकि इसके पहले भी टेररिस्ट अटैक करते रहे, लेकिन दुनिया के सामने ये पाकिस्तान में ये एक साजिश हुई थी, ये कभी साबित नहीं हुआ। 26/11 के ट्रायल से हमने एक दुनिया को साबित कर दिया है कि पाकिस्तान में लश्कर-ए तोयबा, एक जो एक आतंकवादी संगठन है, उन्होंने हमारे देश के खिलाफ किस तरह से साजिश रची थी, क्यों लोगों को मारना चाहते थे, बेगुनाह लोगों को क्यों हत्या की और इनका मकसद क्या था। ये पूरे सामना हमने कोर्ट के सामने पेश किया, कोर्ट में साबित कर दिया और दुनिया को भी आज महसूस हो गया कि पाकिस्तान में से किस तरह से एक स्पॉन्सर टेरर किया गया था। इसके बारे में हमने दुनिया को जानकारी दे दी। सर, भारतीय कानून की अगर बात करें तो क्या क्या जो चीजें हैं भारतीय कानून के हिसाब से वो 26/11 आतंकवादी हमले में, जैसे देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने का जो भी मामला जो टाडा कोर्ट में लाया गया है, वो क्या क्या मामले हैं? देखिए, ये एक अजमल कसाब और उसके जो 9 साथी थे, इन्होंने बहुत खुबियास तरह से एक ट्रेनिंग ली थी, एक आर्मी ट्रेनिंग ली थी, इंटेलिजेंस ट्रेनिंग ली थी और अलग अलग जगह पे जीपीएस के माध्यम से बंबई आए, कराची से बंबई आए और उसके द्वारा उन्होंने एक होटल ओबेरा, होटल ताज, नरीमन हाउस, वो चाहते थे क्योंकि बंबई ये शहर ऐसा है कि हमारी देश की इकोनॉमी सेंटर है। ये होटल पे हाला इसलिए किया कि फॉरेन के लोग यहाँ आने से डरे, ताकि हमारा देश का नाम बदनाम होए और फॉरेन इन्वेस्टमेंट उसको रोक लगाई जाए। इस तरह की इनकी मन में सोच थी। इसलिए हमने कहा कि सिर्फ ये रेलवे स्टेशन या होटल पे हमला नहीं था, बल्कि हमारे देश से इन्होंने युद्ध किया था। ये बात हमने कोर्ट के सामने साबित कर दी और इतना ही नहीं तो इनके जो इनर एजेंडा था, जिसकी इन आतंकवादियों की जिन लोगों के साथ तार जुड़ी थी, वो तार भी हमने दुनिया के सामने खोल खोल कर बता दी है। सर, अब बात करते हैं हेडली की। अभी जब 10 दिसंबर को जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से आपने प्रोड्यूस किया अमेरिका से, तो एक चीज जो सामने निकल के आ रही है कि क्या अब अमेरिका के साथ जो भारत के संबंध है, अगर हम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात करें तो वो कैसे रहे और आगे कितनी उम्मीद है आपको कि इस मामले में अमेरिका के साथ सहयोग मिलेगा? देखिए, मैं ये जरूर कहूंगा कि हमारे देश को अमेरिका ने एक कोऑपरेशन, सिर्फ कोऑपरेशन बिजनेस में नहीं तो टेरर के मिटाने के लिए भी कोऑपरेशन का एक उन्होंने अच्छा कदम उठाया है। और 26/11 के आतंकी हमले में पहली बार जो जीपीएस ये आतंकवादियों ने जिसको डिस्ट्रॉय कर दिए थे, वो हमने एफबीआई के लेबोरेटरी में भेजे थे। अमेरिका ने बहुत उसको सहयोग दिया है और पहले से हमारे देश के ताल्लुकात अमेरिका से बहुत अच्छे हुए हैं। हमारे प्रधानमंत्री के और उनके से अच्छे रिलेशन होने के कारण जो अमेरिका ने आज भी एक वो कर लिया है कि टेरर को मिटाना है, इसलिए पूरी दुनिया को इकट्ठा होना है। और डेविड हेडली ने हमारे देश के जिसमें साजिश में एक सहभाग किया था, कोऑपरेट किया था, उसको अंजाम देने में डेविड हेडली की एक प्रमुख भूमिका रही है। डेविड हेडली एक अमेरिकन नेशनल है और डेविड हेडली ने अमेरिका का कोर्ट में यह बयान दिया था कि 26/11 का आतंकी हमला, उसके बारे में, उसके जो साजिश के बारे में जानकारी है, उसकी पूरी बात उन्हें अमेरिका कोर्ट में कही थी और उसने ये भी अमेरिका कोर्ट को आश्वासन किया था कि उसकी पूरी जानकारी वो भारत सरकार को दे देगा। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि अमेरिका ने पहली बार ऐसा एक सख्त कदम उठाया कि जिसके तहत आज हमने डेविड हेडली की गवाही लेने का सोच लिया है और आगे चल के 8 फरवरी को उसकी गवाही शुरू होगी। सर, डेविड हेडली से पहले भी एनआईए पूछताछ की है, जो भारत की एनआईए है उसने पूछताछ किया है और उसने काफ़ी चीज़ें जो है वो सामने रखी है। मतलब उन्होंने ये भी कहा, डेविड हेडली ने ये भी कहा कि जो पूरा ऑपरेशन था वो एलईटी से हो रहा था, जो हाफिज सईद हैं, तमाम जो वहाँ के आतंकवादी हैं, आतंकवादी संगठन हैं, उन सबों का तालमेल और सहयोग के साथ हो रहा था। आईएसआई भी इन्वॉल्व थी, क्योंकि जो बाद में लखवी की गिरफ्तारी हुई तो लखवी से मिलने के लिए आईएसआई के लोग गए थे जेल में। इन सब चीजों के बाद अब ऐसा क्या है जो खुलासा जिसकी उम्मीद आप कर रहे हैं? देखिए,
कोई आरोपी अगर जांच एजेंसी कुछ बातें कहता है तो कानून के नजर में वो एडमिसिबल एविडेंस नहीं होता है। जांच एजेंसी ने क्या पूछा उसे, उसने क्या जांच एजेंसी को जवाब दिया, इसके कानून में कोई मतलब नहीं है। जब तक वो तो गवाह करके एविडेंस नहीं देता तब कानून के नजर में उसको कोई सबूत नहीं होता है। हम तो दुनिया के सामने सबूत पेश करना चाहते हैं कि आखिर 26/11 की आतंकी हमले की साजिश क्यों हुई, कहां हुई, किसने की, उसके पीछे क्या मकसद था। इसकी पूरी जानकारी हम सबूत के तौर पर बंबई के कोर्ट में, ताकि बंबई में जो हमारा एक दूसरा आतंकीवादी है अबू जिंदाल, उसके खिलाफ जो हमारी ट्रायल चल रही है, क्योंकि अबू जिंदाल जो था 26/11 के आतंकी हमले में, वो पाकिस्तान में था, कंट्रोल रूम में था, और इसी तरह से हमने सोचा कि इसकी भी गवाही लेना बहुत जरूरी है, ताकि आगे चल के इस आतंकवादी, पूरी दुनिया आज आतंकवादी से पीड़ित है, पाकिस्तान आतंकवादी से पीड़ित है, हमारा देश तो हमेशा आतंकवादी से पीड़ित है। पर एक बात हमने सोचना चाहिए कि 26/11 के आतंकी हमले के पहले जो भी हमारे देश में आतंकी हमले होते थे, उसे पूरी दुनिया एक अलग नजरों से देखती थी। दुनिया कहती थी कि यह कश्मीर के लिए फ्रीडम फाइटर्स की लड़ाई है। लेकिन 26/11 के आतंकी हमले के बाद हमने पूरे दुनिया को दिखा दिया है कि इसके पीछे कौन है, इसका मकसद क्या है, और आज दुनिया ने मान लिया है। इसलिए अमेरिका ने भी पाकिस्तान को कहा है कि आप एलएटी के खिलाफ सख्त कदम उठाएं। अमेरिका ने यह भी कहा है कि तुम्हारे देश में जो भी टेरर चल रहा है, प्लॉट चलते हैं, उसको रोक लगाना चाहिए। यह हमारी बड़ी नैतिकता का विजय ऐसा मैं मानता हूं। अभी आप अबू जिंदाल की बात कर रहे थे, मैं उसी पर आ रहा था। कितनी बड़ी सफलता है अभी अबू जिंदाल हमारे पास है, सऊदी अरब से प्रत्यर्पण हुआ 2012 में, तो कितनी बड़ी सफलता मान रहे हैं 26/11 के ट्रायल में अबू जिंदाल? देखिए, अबू जिंदाल ये हमारा नेशनल है, हमारा नागरिक है। बहकाव में आके पाकिस्तान में चला गया, एलईटी के साथ उसकी तार जुड़ गई, और एक हिंदी ये अटैकर्स को सिखाता था। जब 26/11 से 28/11 तक 2008 तक जब बंबई में हमारे हमला चल रहा था, उस वक्त ये अबू जिंदाल ये कराची में जो कंट्रोल रूम सेटअप हुई थी, उस कराची के कंट्रोल रूम में वो बाकायदा ये अटैकर्स को इंस्ट्रक्शन देता था, और उसके इशारे के मुताबिक अटैकर्स कई मीडिया से कांटेक्ट करते थे। इतना ही नहीं, तो ये अबू जिंदाल एक ऐसा साजिश करता है कि जिसने ये इन लोगों से, एलएटी के कई लोगों से मिला था, कई लोगों से उन्हें अटैकर्स को एक हौसला बढ़ाता था, हिंदी सिखाता था, क्योंकि ये अटैकर्स ड्यूरिंग द अटैक वो कुछ मीडिया हाउस से कांटेक्ट करते थे, और इसके अबू जिंदाल की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। और अबू जिंदाल ने जिस साजिश के बारे में बताया है, उसके लिए हमें कंफर्मेशन, कोरॉबरेटिव एविडेंस जो है अभी डेविड हेडली के पास से मिलेगा। सर, 26/11 का जो ट्रायल है, उसके समानांतर एक ट्रायल पाकिस्तान में भी चल रहा है, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये पहली बार ऐसा हुआ कि पाकिस्तान ने पूरी दुनिया के सामने मान लिया कि हाँ, 26/11 के आतंकवादी हमारे देश के थे, और उन्होंने जो आतंकवाद किया है उनके लिए उनको सजा मिलनी चाहिए, ऐसा स्टेटमेंट दिया है। सर, पाकिस्तान में उन 6-7 लोगों के खिलाफ ट्रायल चल रही है, लेकिन बड़ी दुर्भाग्य की बात है, जो लश्कर तोयबा का जो फाउंडर है हाफिज सईद, उसके ऊपर वो ट्रायल नहीं कर रहे। जकीउर रहमान लखवी जो उनका कमांडर है, उसको जमानत पे मिल गई है। और मैं दुर्भाग्य से ये कहूंगा कि आज पाकिस्तान दहशतगर्दी से पीड़ित है, फिर भी दहशतगर्दी के खिलाफ, जो हमारे देश के खिलाफ दहशतगर्दी, उनके खिलाफ सख्त कदम क्यों नहीं उठाता है? जरूर पाकिस्तान से यह दलील पेश की जाती है कि हमने सबूत मांगे हैं, और कहते हैं हमेशा कि भारत ने सबूत नहीं दिए। मुझे ताज्जुब इस बात का होता है कि भाई, साजिश तुम्हारे देश में हुई, भाई साजिश करता तुम्हारे देश के लोग हैं, भाई साजिश के लिए आप लोगों ने वहीं से हथियार इकट्ठे किए, वहीं से बरामद दारू किया, हैंड ग्रेनेड्स वहीं से प्रोक्योर के, इसके बावजूद भी आप हमसे सबूत मांगते हैं। सबूत तो हमने आपको दिए, सबूत हमने ये दिए आपको कि 26/11 की साजिश के मुताबिक जो आपके लोगों ने बंबई में जो हमला किया, उसके बारे में हमने सबूत दिए। जो 10 आतंकवादी आए थे, उन्होंने किस तरह से मनुष्य हत्या की,
इसके बारे में हमने आपको सबूत दिए, लेकिन सबूत तो आपने ढूंढना चाहिए था, क्योंकि साजिश तो आपके देश में हुई ना। वो नहीं मानते, सिर्फ एक ही चिल्लाना करते हैं। इसलिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने ठीक कहा है कि भाई ये साजिशकर्ता को सजा दो। देखिए, पेशावर में जब ये हमला हुआ, वहां के आतंकवादियों ने हमला किया, हमें दुख हुआ, हमारे हर देशवासियों को दुख हुआ। हमारा देश में संस्कृति ऐसी कि हमारा देश का हर कोई नागरिक ऐसे आतंकवादी घटना की बड़ी आलोचना करता है, निंदा करता है। फिर भी हमने ये चाहा कि उस पेशावर को, छोटे छोटे बच्चे मारने वाले लोगों को सजा होनी चाहिए। उनको सजा हो गई। इसका मतलब यही है कि आज भी आतंकवादियों का खौफ वहां बहुत है। यह भी मुझे कुछ हिचकिचाता नहीं। मैं पाकिस्तान में भारत सरकार के 3 वरिष्ठ अधिकारियों के साथ इस्लामाबाद गया था। कसाब को जब फांसी दी गई उसके बाद हम गए थे, और वहां हमने वही एम्फसाइज किया था कि पाकिस्तान होम मिनिस्टर को यही कहा था कि आतंकवादियों के खिलाफ सख्त कदम उठाओ। अगर ये छूट जाते हैं तो क्या होगा? भारत के खिलाफ वापस आतंकवादी। आज पूरे दुनिया को मालूम है, पूरा आज हमारा विश्व इन आतंकवादियों से नफरत करता है। इसलिए मेरी एक विनम्र उनको दरखास्त होंगी पाकिस्तान को भी कि आप इन आतंकवादियों को कड़ी सजा दीजिए, ताकि आगे चल के आपके देश का नाम कोई बदनाम न कर सके। नहीं तो हर कोई पाकिस्तान को उंगली उठाएगा। मुझे इस बात का डर है, क्योंकि पाकिस्तान के लोग और हमारे लोग में कुछ फर्क नहीं है। दोनों की भाषा, रंग एक ही है। हम एशियंस है, पहले तो हम एक थे। और इसलिए मैं चाहता हूं कि पाकिस्तान सरकार ने अभी भी इन दहशतगर्दियों के खिलाफ सख्त कदम उठाना चाहिए। अभी पिछले दिनों जो हमारी विदेश मंत्री हैं सुषमा स्वराज, वह भी पाकिस्तान गई थी। रिश्तों में जो तलखी थी वो थोड़ी थोड़ी तरलता आ रही है। अब अगर हम कहें तो रिश्तों में जो तरलता आ रही है, क्या लगता है कि पाकिस्तान अब मदद करेगा? ऐसा लगता है आपको? देखिए, मैं चाहता हूं कि पाकिस्तान ने जरूर मदद करना चाहिए। हमारे तरफ से तो हमने हमेशा दोस्ती का हाथ बढ़ाया है। हमारे एनएसए, उनके एनएसए की मीटिंग हो गई और बैंकॉक में अच्छी तरह से हुई। देखिए, एक मीटिंग अच्छी हुई, इसका नतीजा भी अच्छा आएगा। सुषमा स्वराज जी चले गई थी, वो भी एक अच्छी कदम है। हम कदम उठाते हैं। हमारे प्रधानमंत्री आगे चल के जाने वाले हैं, उनके प्रधानमंत्री आएंगे। पाकिस्तान में आज भी एक जो आर्मी का जो एक वर्चस्व है उसे दबो रखना है। डेमोक्रेसी पूरी तरह से साबित होना चाहिए। मैं चाहता हूं कि पाकिस्तान में जिस तरह से लोकशाही प्रबल होगी, उस तरह से हमारे देश के लोग और पाकिस्तान के देश के लोग, दोनों लोग को, आम आदमी को तो जरूर आनंद होगा कि एक अच्छी तरह से हम बात चल कर रहे हैं। वापस हेडली पे आते हैं। हेडली ने जो प्रस्ताव रखा था हमारे पास अप्रूवल का, वो हमने एक्सेप्ट कर लिया है। ऐसे समय में आप अब केस को किस तरफ जाते देख रहे हैं? क्या लग रहा है, कौन सा रास्ता है जो अब ये केस अख्तियार करे? देखिए, ये जो हमारी मेन ट्रायल है वो अबू जिंदाल के खिलाफ चल रही है। जब मैंने देखा कि डेविड हेडली 26/11 के आतंकी हमले के पहले भी बंबई में आया था, कई जगह की उन्होंने रेकी, कई जगह के वीडियोग्राफ, फोटोग्राफ लिए थे, और ये अमेरिका में पकड़ा गया। पाकिस्तान में उसकी ट्रेनिंग हुई। डेविड हेडली का नाम है दाऊद गिलानी, फिर बाद में उसने लिख लिया डेविड कोलेमन हेडली। तो डेविड हेडली ने अमेरिका कोर्ट में बयान दे दिया। अमेरिका सरकार से एग्रीमेंट कर लिए, प्ली एग्रीमेंट, कि भाई मैं सच सच बात बताता हूं, मुझे फांसी मत दो। अमेरिका कानून से फांसी ऐसे गुनाह को मिलती है। हमारे देश में अगर ऐसे कोई दहशतगर्दी को फांसी मिलती है तो बहुत बवाल खड़ा किया जाता है, लेकिन अमेरिका में ये नहीं होता है। अमेरिका लॉ में उनका कानून बहुत स्ट्रिक्ट है। इसलिए डेविड हेडली ने एक एग्रीमेंट कर दिया और अमेरिका गवर्नमेंट ने मान लिया, क्योंकि उनको भी सच चाहिए था। और जो डेविड हेडली ने जो प्ली बार्गेन किया था, उसके मुताबिक जब मुझे ये पूरी जजमेंट मिली, कॉपी मिली, तब मैंने उसी वक्त सोचा कि डेविड हेडली भी एक गुनहगार है। हालांकि उनके प्ली एग्रीमेंट के हम नहीं यहां ला सकते हैं, लेकिन डेविड हेडली ने अपने प्ली एग्रीमेंट में बात साफ कही थी कि मैं भारत को पूरा कोऑपरेट करूंगा। तो मैंने उठाया यह फैसला, मैंने तुरंत इस पर सोच लगा दी, और मुझे भारत सरकार से इस पर बहुत अच्छी तरह से रिस्पॉन्स मिल गया। भारत सरकार ने कहा कि आगे चलो, तो हमने इसको यहां एक्यूज बना दिया, क्योंकि वहां के जो उसको गुनाह किया था उसके और हमारा देश का गुनाह कानून दोनों अलग है। इसका डबल जीओपार्डी का कोई बाहर नहीं आता था। ये कोर्ट के मैंने सामने दलील पेश की, कोर्ट को मैंने ये कन्विंस किया कि डबल जीओपार्डी का बाहर नहीं आता है। डबल जीओपार्डी इसका मतलब है अगर एक गुनाह के लिए दोनों देश में, दोनों कानून में सजा नहीं हो सकती है,
एक दफे गुनाह में सजा हो गई तो वही गुनाह के लिए दूसरा देश का कानून सजा नहीं कर पाता, लेकिन उन्होंने जो गुनाह किया था अमेरिकी कानून के तहत किया था, हमारे देश के कानून के तहत अभी उसको सजा होना बाकी था। डेविड हेडली को मैंने जब उसने कोर्ट में बयान दे दिया कि मैं पूरी तरह से बात सामने रखना चाहता हूं, मुझे माफ कर दो। देखिए, हमारा देश का ये बड़ी पवित्रता है, कोई गुनहगार कहता है मुझे माफ कर दो, अगर सचमुच दिल से माफ करना चाहते तो हमने कानून का आधार लेके उसे माफ करने का वचन एक्सेप्ट कर लिया। मैंने बड़े पुलिस ऑफिसर के साथ चर्चा की एंड वी अराइव एट अ कॉन्शियस डिसीजन, और फिर उसने हमने सोच लिया कि इसको माफी दी जाए, और वैसे हमने कोर्ट में कह दिया, और उसके सामने हमने 4 कंडीशंस रख दी। भाई तुझे हम माफी देंगे, 4 शर्त पे तुझे पालन कर। पहली शर्त यह होगी कि तूने कोर्ट के सामने पूरा सच बयान देना है। दूसरी शर्त हमारी यह होगी, अमेरिका के कोर्ट में तूने जो बातें कही है वो कहनी चाहिए। तीसरी शर्त हमने ये रखी है कि जो भी मैं सरकारी वकील जो तुझे सवाल करेंगे, मैं जो सवाल तुझे पूछूंगा उसका ट्रूली एंड करेक्टली उसने जवाब देना है। और चौथी कंडीशन मैंने रखी है कि पूरे दिल से तूने कहना चाहिए कि क्या हुआ, कैसे हुआ, किसने किया, कौन साजिश में था। मान लिए 4 शर्त उसने, कोर्ट ने रिकॉर्ड कर ली, और पहली बार हमारे देश में हुआ यह घटना। इस घटना को एक अलग अंदाज से देखना चाहिए कि यह पहली बार ऐसी घटना हुई है कि जिसके तहत हमने एक फॉरेन नेशनल को माफी का गवाह वीडियो लिंक से बनाया है, ताकि वो आगे चल के बात साफ बता दे। देखते हैं क्या होता है 8 फरवरी को। क्या अगर जरूरत पड़ती है या अगर आपको लगता है कि डेविड को भारत लाया जाना चाहिए या भारत में जो कोर्ट है टाडा कोर्ट वहां पे प्रस्तुत करना चाहिए, तो क्या आप ऐसी मांग करेंगे? ये सवाल इसलिए मैं कर रहा हूं क्योंकि जब प्रदीप जैन मर्डर केस में जब आप आर्गुमेंट कर रहे थे तो आपने कहा था कि हमारे पास सेपरेशन ऑफ पावर है, अगर भारत सरकार अगर किसी देश से कोई संधि करती है किसी देश के साथ तो वो अपनी जगह है, और अगर कोर्ट चाहता है तो वो अपनी जगह है, कोर्ट अपना जजमेंट दे सकता है, बाकी जो कार्यपालिका है, बेसिकली जो विधायिका है, कार्यपालिका है, न्यायपालिका है, उनके अलग अलग जवाबदेही है। तो ऐसे में आपको लगता है कि अगर जरूरत पड़ी उसको इंडिया लाने की तो उसकी मांग आप कर सकते हैं? देखिए, डेविड हेडली को 35 इयर्स की सजा हुई है। आज करीबन उसकी उम्र तो बहुत है। 35 इयर्स के बाद क्या होगा उसके बाद ही हो सकता है। जो भविष्य में क्या होगा मैं इसे हाइपोथेटिकल बिलीव नहीं करता, आज प्रेजेंट टेंस में मैं बिलीव करता हूं। 35 साल के बाद लाएंगे, तब हम रहेंगे नहीं रहेंगे, कौन रहेगा क्या रहेगा किसको पता। आज क्या है, आज वो 35 साल जेल में, अमेरिका जेल में उसे काटना है। आज उसकी मानसिकता ये है कि सच सच बता देना है। हम उस मानसिकता पे उन्हें हमने इनकैश कर दिया। यही हमारा सीधा साधा सवाल और जवाब है। सर, हेडली पाकिस्तान में जो लश्कर के शीर्ष आतंकवादी हैं उनके भी संपर्क में रहा है, ऐसे में क्या जानकारी लगता है कि मिल सकती है हमें? देखिए, आज ये कहना मुश्किल है कि डेविड हेडली क्या बात बताता है कोर्ट के सामने, लेकिन एक बात जरूर है कि डेविड हेडली एक ऐसा शख्स थे कि जिसे पूरे आतंकीवाद के बारे में, आतंकी हमले के बारे में पूरी जानकारी है। और मैं उम्मीद करता हूं कि कोई ऐसी सनसनी बातें जरूर डेविड हेडली बता सकता है कि जिसको वो मालूमात है, और उसने ये कबूल भी कोर्ट में किया है कि मैं सच और पूरी बातें कहूंगा। तो जितना आपको इंटरेस्ट है कि क्या बताने वाला है, उतना इंटरेस्ट मुझे भी है। थोड़ा इंतजार करना होगा। आखिरी सवाल सर, अगर सब कुछ जो आप साबित करना चाह रहे हैं कोर्ट में, अगर वो साबित हो जाता है तो फिर आगे क्या होगा? आगे देखिए क्या क्या होता है। अभी ये तो शुरुआत है भाई। हम तो कानूनी प्रक्रिया करने वाले आदमी हैं, लेकिन जहां तक मैं हमेशा कोई भी क्रिमिनल ट्रायल चलाता हूं तो मैं कहता हूं कि दिस इज अ वॉर, क्रिमिनल ट्रायल। एक हर कोई कुशल सेनापति जिस तरह से युद्ध जीतने के लिए स्ट्रेटेजी एडॉप्ट करता है, उस तरह से हमारी भी स्ट्रेटेजी कुछ रहती है, और आमतौर पर ऐसी स्ट्रेटेजी कभी कैमरे के सामने हम नहीं खोलते। तो आप देखना है कि आगे चल के क्या होता है। शुक्रिया सर, दूरदर्शन को इतना समय आपने दिया, सीधा संवाद में इतना समय आपने दिया। तो ये थे उज्जवल निकम जिन्होंने 26/11 के ट्रायल के बारे में बताया, और ये बताया कि डेविड हेडली कितना महत्वपूर्ण है और अभी आगे जो इस केस में है वो क्या क्या होने जा रहा है।